सेक्शन 194J टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। तो कोई भी व्यक्ति पेमेंट करता है टुवर्ड्स प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कब टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, ये बताता है सेक्शन 194J। तो 194J के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करते हैं, किसी प्रोफेशनल को बेसिकली आप पेमेंट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर कोई आर्किटेक्ट है, या फिर और कोई भी प्रोफेशनल जिसको आप पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली आप कोई टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग आप पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनवेडेड फैमिली, तो प्रत्येक व्यक्ति जो पेमेंट करता है प्रोफेशनल फीस की, टेक्निकल फीस की, तो ऐसे में वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, जैसा कि अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि स्पेशल केस में ही इंडिविजुअल और एचयूएफ को कवर किया गया है, वो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो ही टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को जनरली हम देख रहे हैं कि स्पेशल केस के अंदर ही कवर किया जाता है, और वो स्पेशल केस है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमें टर्नओवर चेक करनी होगी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो ही करंट ईयर के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी सभी के केसेस में पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग a resident any sum by way of fees for professional services, fees for technical services, remuneration or fees or commission by whatever name called other than those on which tax is deductible under section 192 to a director of a company, royalty, any sum referred to in clause 5th A ऑफ सेक्शन 28। तो ये जो सभी पेमेंट्स हैं ये कवर की गई है 194J में, जिसके अंदर बेसिकली सबसे पहले बात की गई, अगर आप कोई फीस की पेमेंट करते हैं टुवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विसेज, तो आप किसी एडवोकेट की सर्विस लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लेते हैं, आर्किटेक्ट की सर्विस लेते हैं, या फिर और किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं, और उसके लिए आप कोई पेमेंट करते हैं, तो आपको सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कौन डिडक्ट करेगा? जो व्यक्ति पेमेंट करेगा। सेकेंडली, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं रिगार्डिंग, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग आपने कोई टेक्निकल सर्विस ली, आपने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई टेक्निकल सर्विसेज ली, उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो भी आप सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर आप एक डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, और वो जो पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर को, वो सेक्शन 192 के तहत कवर नहीं होती है, दैट मींस अदर देन सैलरी, सैलरी के केस में सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो जाता है। अदर देन सैलरी अगर आप कोई पेमेंट करते हैं किसको? डायरेक्टर को, तो आप सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो जनरली आपको पता है कंपनीज के अंदर होती है बोर्ड मीटिंग्स, और ऐसे में इन बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग जो डायरेक्टर अटेंड करता है इन बोर्ड मीटिंग्स को, उनको सिटिंग फीस पे की जाती है। तो ऐसे में ये जो सिटिंग फीस है इस पर सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा। रीजन बीइंग, जो सिटिंग फीस है वो सेक्शन 192 में कवर नहीं होती है। तो जो भी अमाउंट आपकी सेक्शन 192 में कवर नहीं होगी, और वो अमाउंट आप पे कर रहे हैं टू द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, इन दैट सिचुएशन सेक्शन 194J
will be applicable. इसके अलावा आप रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 194J के तहत आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और सेक्शन 28 क्लोज 5th ए में बेसिकली बात की गई है नॉन कॉम्पिटेंस फीस की। तो अगर सेक्शन 28 क्लोज 5A को आप रीड करेंगे तो वहां पर कहा गया है एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession। तो मान लीजिए मिस्टर वाई हैं और ये मिस्टर जेड है। मिस्टर वाई मिस्टर जेड को 5 लाख रुपीस देते हैं और कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे। तो मिस्टर जेड क्या करते हैं, 5 लाख रुपीस रिसीव करते हैं और वो कहते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो है एंटर नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, लेट्स से कोई पेन है जिसकी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मिस्टर जेड कहते हैं कि वो इस पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो बदले में उनको दिए जाते हैं 5 लाख रुपीस। तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आफ्टर दैट मिस्टर जेड को पेमेंट करें। तो सेक्शन 28 क्लोज 5A में बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटेंस फीस जो पे की जाती है फॉर नॉट डूइंग एनी बिजनेस और नॉट शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन। क्लोज बी में बताया गया नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और इंफॉर्मेशन और टेक्निक likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision for services। तो बेसिकली ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है नो हाउ से, पेटेंट से, कॉपीराइट से, ट्रेडमार्क से या और किसी भी तरह की सिमिलर इंफॉर्मेशन और उसको शेयर ना करने के लिए अमाउंट पे की जाती है, तो वो भी सेक्शन 194J के तहत कवर होगी और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो बताया गया टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर पेमेंट की जा रही है तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और टेक्निकल सर्विसेज के अलावा और कोई भी पेमेंट है, और कोई भी पेमेंट कौन सी, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट है, रॉयल्टी की पेमेंट है या फिर कोई नॉन कॉम्पिटिटेंस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट की गई है तो उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। टेक्निकल सर्विसेज के अलावा जितनी भी पेमेंट्स है जो सेक्शन 194J में कवर होती हैं उन पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अर्लियर पहले जो है टेक्निकल सर्विसेज पर भी 10% का जो है टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन उसको डिलीट किया गया और आज की डेट में 2% का जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया गया उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। एक सेक्शन है 194C जो बात करता है पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर, और एक सेक्शन है हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं 194J। पहले क्या होता था, 194J में सभी पेमेंट्स के लिए 10% की रेट थी, टीडीएस रेट, जबकि 194C में हमने देखा था 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ और 2% इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम आती थी कि कुछ पेमेंट जैसे कि मान लीजिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई पेमेंट की जाती थी जिसको हम जनरली एएमसी भी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी प्लांट मशीनरी के रिगार्डिंग जो है हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर करते हैं, जिसके तहत अगर उस प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस एएमसी के जरिए वो जो है रिपेयर की जाती है। तो ये जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि
ये सेक्शन 194C में कवर होगा, पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर, या फिर सेक्शन 194J में कवर होगा एज ए फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, 194C में टीडीएस डिडक्ट कर लेते थे, जबकि टीडीएस डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता था कि उस पर सेक्शन 194J एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, उस पर जो है 10% का टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारी कंफ्यूजन ऐसी पेमेंट्स के रिगार्डिंग चलती रहती थी। तो उन सभी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए टीडीएस रेट कर दी गई 2%, जो कि सिमिलर है रिगार्डिंग टू 194C। आज की डेट में अगर टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस की पेमेंट की जा रही है तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा, और अगर प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट की जा रही है, रॉयल्टी के रिगार्डिंग पेमेंट की जा रही है, या फिर नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट की जा रही है, तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है। कब डिडक्ट किया जाएगा, तो अगेन यहां पर बताया गया एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों इवेंट्स में से जो भी इवेंट पहले हो जाएगी उस समय क्या कर लिया जाएगा, टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। shall at the time of credit of such sum to the account of the payee or at the time of payment in cash or by issue of a check or bank draft or any other mode whichever is earlier। तो जिस समय आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे पेई के अकाउंट को, या फिर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, दोनों ही इवेंट में से जो भी इवेंट पहले होगी उस पर आप क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। कितना टीडीएस, 2% इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, 10% इन केस ऑफ अदर सर्विसेज, दैट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी और फीस फॉर नॉन कॉम्पिटिटेंस फीस एग्रीमेंट और पेमेंट टू ए डायरेक्टर। तो इन केसेस में 10% का टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194J। ध्यान रखें, डायरेक्टर को अगर आप सैलरी की पेमेंट करेंगे, रेम्युनरेशन की पेमेंट करेंगे, तो सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं अदर देन सैलरी, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, टेक्निकल कैपेसिटी में, फीस फॉर जो है बोर्ड मीटिंग्स के लिए जो सिटिंग फीस की पेमेंट की जाती है वो आप पे कर रहे हैं, तो सेक्शन 194J के तहत आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में, अगर जो पेयर है, जो पेमेंट करने वाला है वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो टीडीएस तभी डिडक्ट किया जाएगा जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपीज से ज्यादा होगी इन केस ऑफ प्रोफेशन। एन इंडिविजुअल HUF shall be required to deduct TDS only if the total sales, gross receipts, turnover of business or profession carried on by him exceed 1 crore rupees in case of business or 50 lakh rupees in case of profession। प्रोफेशन कौन सा, जो सेक्शन जो है 44AA के तहत कवर होते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which such sum is credited or paid। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कोई टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर से जो जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आप चेक करेंगे कि टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रोस रिसीट्स हैं, तो ही करंट फाइनेंशियल ईयर में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो मिस्टर वाई है यहां पर, मिस्टर वाई जो है पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स को रिगार्डिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। कितनी पेमेंट है, 35,000 रुपीज की। कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, 10%, क्योंकि हमने देखा टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग 2%, अदर देन टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग 10%। तो 10% यहां पर 3,500 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
अब हमने यहां पर देखा प्रीवियस ईयर 1920 में टर्नओवर है 1,10,00,000, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर प्रीवियस ईयर 1920 में टर्नओवर होती 80 लाख रुपीस, तो ऐसे में प्रीवियस ईयर 2021 में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई पेमेंट करेंगे जो सेक्शन 194 जे के तहत कवर की जाती है, तो आप टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ जब टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा हो इन केस ऑफ प्रोफेशन। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से कम है, तो ऐसे में इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर की, जो पेमेंट करने वाला है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वो टीडीएस कब डिडक्ट करेगा। तो ऐसे में पेयर जो पेमेंट करने वाला है, अगर वो एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उसको टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा हो इन केस ऑफ प्रोफेशन। उसके अलावा एक लिमिट यहां पर दी गई अंडर सेक्शन 194 जे कि अगर जो पेमेंट की जा रही है वो 30,000 रुपीज से कम है, 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग और जो पेमेंट कर रहे हैं वो 30,000 रुपए है या उससे कम है, तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ये जो लिमिट है ये एनुअल लिमिट दी गई है, एक साल में एक व्यक्ति को 30,000 रुपए तक की पेमेंट आप विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साल में एक व्यक्ति को 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट आप करते हैं जो सेक्शन 194 जे में कवर होती है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194 जे। अब बात आई कि 4 तरह की पेमेंट्स की बात की गई, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और जो नॉन कॉम्पिटिटेंट एग्रीमेंट के तहत जो पेमेंट की जाती है वो। तो इन सब के लिए 30-30 हजार रुपए की अलग अलग लिमिट दी गई है। अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति को आप प्रोफेशनल फीस की पेमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल फीस की भी पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 30,000 प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए चेक करना है और 30,000 आपको टेक्निकल सर्विसेज के लिए चेक करना है। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, और अगर टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा है तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर कहा गया प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन, आप इस सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे where the amount of such sum or as the case may be aggregate of the amounts of such sum credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year, एक साल में does not exceed 30,000 rupees in the case of fees for professional services, 30,000 rupees in the case of fees for technical services, 30,000 rupees in the case of royalty, 30,000 rupees in the case of some referred to in clause D, that is fees for non competence agreement। तो इनके केसेस में 30-30 हजार रुपए की अलग अलग लिमिट दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 30,000 रुपए से ज्यादा की अगर आप पेमेंट करोगे तो आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। और यहां पर कहा गया टू दी पे, तो एक व्यक्ति को एक साल में 30,000 रुपए से ज्यादा की अगर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट की जा रही है तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट की जा रही है 30,000 रुपए से ज्यादा तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, नॉन कॉम्पिटिटेंस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट की जा रही है 30,000 रुपए से ज्यादा तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, रॉयल्टी के रिगार्डिंग पेमेंट की जा रही है 30,000 रुपए से ज्यादा तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे।
इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में मैंने आपको बताया आपको टर्नओवर चेक करनी होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन इंडिविजुअल और ए हिंदू अनवेडेड फैमिली whose total sales, gross receipts, turnover from the business or profession carried on by him exceeds 1 crore rupees in case of business, 50 lakh rupees in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such sum by way of fees for professional services or technical services is credited or paid shall be liable to deduct income tax under the section। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर चेक करनी होगी, और अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो ही आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेक्शन 190 जे के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो इंडिविजुअल और हिंदू अनवेडेड फैमिली referred to in the second proviso shall be liable to deduct income tax on the sum by way of fees for professional services in the case of such sum is paid or credited exclusively for personal purposes। तो अगर आप पर्सनल पर्पसेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो आप सेक्शन 194 जे में कवर नहीं होंगे। देखिए पार्टनरशिप फर्म के केस में, कंपनी के केस में, एओपी बीवाई के केस में कोई भी पर्सनल पर्पस नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में कहा गया पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप पेमेंट करोगे किसी प्रोफेशनल को, किसी टेक्नीशियन को, तो ऐसे में सेक्शन 194 जे अप्लाई नहीं होगा। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है मिस्टर जेड, और मान लीजिए 1 अक्टूबर को जो है ये पेमेंट करेंगे किसी आर्किटेक्ट को। तो आर्किटेक्ट आपको पता है क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल को ये पेमेंट करेंगे, आर्किटेक्ट को ये पेमेंट करेंगे अपने जो घर का, अपने जो हाउस का ये डिजाइन बनवाना चाहते हैं उसके लिए। तो ऐसे में ये जो पेमेंट है, मान लीजिए ये पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर वाई को, तो मिस्टर जेड के द्वारा मिस्टर वाई को पेमेंट की जा रही है, मिस्टर वाई को ये पेमेंट करते हैं, और मिस्टर वाई क्या है, आर्किटेक्ट है। लेट्स से 5 लाख रुपीस की पेमेंट है प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग, और जो बेसिकली इनके जो हाउस का डिजाइन है वो प्रिपेयर किया गया है बाय मिस्टर वाई। और 1 अक्टूबर 2021 को मान लीजिए पेमेंट की जाने वाली है। प्रीवियस ईयर 2021 में जो टर्नओवर है बिजनेस की वो मान लीजिए 2 करोड़ रुपीस है। तो क्या इस 5 लाख रुपीस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय मिस्टर जेड? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो पेमेंट की जा रही है ये पर्सनल पर्पस के लिए की जा रही है। अगर मान लीजिए ये हाउस की जगह ये अपनी फैक्ट्री का जो डिजाइन है, जो इनकी बिजनेस प्रीमाइज है, उसके लिए अगर पेमेंट करते तो क्या टीडीएस डिडक्ट होता? द आंसर इज यस। तो टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि वहां पर पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट नहीं की जा रही होती, वहां पर बिजनेस पर्पस के लिए पेमेंट की जा रही होती। ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो पेमेंट की जा रही है वो पर्सनल पर्पस के लिए की जा रही है तो सेक्शन 194 जे है अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके अलावा यहां पर कहा गया कि अगर आप कॉल सेंटर का बिजनेस जो है ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसे में 10% की जगह 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट the provision of this section shall have effect as if the words 10%, the words 2% had been substituted in the case of business of operation of call center। तो अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे बिजनेस को पेमेंट कर रहे हैं जो बेसिकली कॉल सेंटर है, तो ऐसे में आप 10% का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, 2% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। उसके बाद बताया गया प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, टेक्निकल सर्विसेज में क्या इंक्लूड होगा, रॉयल्टी के केस में क्या इंक्लूड होगा।
तो बेसिकली प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया सेक्शन 44AA के अंदर जो जो प्रोफेशन मेंशन किए गए हैं, दैट इज लीगल प्रोफेशन जो कि एडवोकेट्स की बात करता है, मेडिकल प्रोफेशन जो कि डॉक्टर्स की बात करता है, इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स की बात करता है, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन जो आर्किटेक्ट्स की बात करता है, अकाउंट्स के रिगार्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात की गई, इंटीरियर डेकोरेशन की बात की गई। तो इन सभी केसेस में क्या होगा, पेमेंट अगर आप करेंगे तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट मानी जाएगी। टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग सेक्शन 9 में बेसिकली एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो पेमेंट करेंगे टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो जो है आप सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एक और बात यहां पर भी रखी गई जो बाकी सभी सेक्शंस में हमने देखी, अगर आप पेई के अकाउंट को जिसको पेमेंट की गई है उसके अकाउंट को क्रेडिट ना करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किसी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं या फिर प्रोफेशनल फीस पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, टेक्निकल फीस पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो यह माना जाएगा आपने पे के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है और अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो वेयर एनी सम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 is credited to any account whether called suspense account or by any other name in the books of accounts, such crediting shall be deemed to be credit of such sum to the account of the pay। तो यह माना जाएगा आपने पे के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है और अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall apply accordingly। तो यहां पर वही बात फिर से रिपीट की गई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 194J के तहत अगर आप टेक्निकल कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। डायरेक्टर सीटिंग फीस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग, रॉयल्टीज के रिगार्डिंग अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर रॉयल्टी पे की जा रही है इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो वहां पर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर एक समरी आपको प्रोवाइड की गई है कि कौन से जो है सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको कितना टीडीएस डिडक्ट करना है। तो पर्सनल पर्पसेस के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 रुपए की, और ये जो पेमेंट है वो है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ हिज न्यू हाउस। तो इन दैट सिचुएशन टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्सनल पर्पसेस के रिगार्डिंग कोई टीडीएस सेक्शन 194J में डिडक्ट नहीं किया जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज मैंने आपको बताया, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो सभी आपके जो है प्रोफेशनल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इनको अगर आप पेमेंट करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप जो है प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मींस एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन for the rendering of any managerial, technical or consultancy service, including the provision of service of technical or other personnel, but does not include consideration for any construction, assembly, mining or like project undertaken by the recipient, or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head sum। तो टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग बताया गया, अगर कोई मैनेजरियल सर्विसेज, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग टेक्निकल सर्विस कोई प्रोवाइड की गई है, कंसल्टेंसी कोई प्रोवाइड की गई है, तो क्या मानी जाएगी, टेक्निकल सर्विसेज। हाँ, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कोई सर्विस है तो वो टेक्निकल सर्विस नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं जो कि सेक्शन 192 के तहत सैलरी में कवर की जा रही है, तो ऐसे में वो भी सेक्शन 194J में कवर नहीं होगी। अब हमने कहा कि पर्सनल पर्पसेस के रिगार्डिंग अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो सेक्शन 194J में कवर नहीं होगी। इसी तरह हमने देखा 194C में भी कहा गया कि अगर कोई पर्सनल पर्पसेस के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो सेक्शन 194C के दायरे में कवर नहीं होगी। तो हम देखेंगे जहां पर पर्सनल पर्पसेस के लिए
सेक्शन 194C 194J ये जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वहां पर एक सेक्शन लाया गया 194M। तो वहां पर 194M के तहत क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो दैट मीन्स पर्सनल पर्पसेस के लिए भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, ये हम देखेंगे समझेंगे। लेकिन वहां पर सेक्शन 194C 194J अप्लाई नहीं होंगे, वहां पर 194M अप्लाई होगा। और 194M के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी होती है तो ही सेक्शन 194M अप्लाई होगा, अदरवाइज 194M भी अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ पेमेंट फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो जो है वो सेक्शन 194J के तहत लायबल है फॉर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस। उसके बाद सेक्शन 194LA जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाती है और ऐसे में उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन पे किया जाता है तो उस केस में कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, यह बताया गया सेक्शन 194LA के तहत। एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट, एक रेजिडेंट को अगर पेमेंट की जा रही है बाय एनी पर्सन एनी सम बीइंग इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन और द enhanced compensation or the consideration or the enhanced consideration on account of compulsory acquisition under any law for the time being in force of any immovable property other than agriculture land। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर की गई है तो उस केस में टीडीएस की बात नहीं होगी। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो लैंड होगी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, अगर वो एक्वायर की जाती है बाय द गवर्नमेंट, बेसिकली हमने देखा है कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी लैंड या बिल्डिंग को एक्वायर कर लेती है और उसके बदले में आपको क्या दिया जाता है, कंसीडरेशन दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। तो उस केस में शैल at the time of payment of such sum in cash or by issue of a check or by any other mode whichever is earlier deduct an amount equal to 10% of such sum as income tax। तो जब आपको पेमेंट की जाती है उस समय 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, पेयर के द्वारा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी। कहा गया कि अगर जो पेमेंट की जाने वाली है वो 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स 2,50,000 रुपए या उससे कम है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन वेयर द अमाउंट ऑफ सच पेमेंट्स एज द केस में बी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट्स to a resident during the financial year does not exceed 2,50,000 rupees। तो एक साल में 2,50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर आपको नहीं होती है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 2,50,000 से ज्यादा की पेमेंट अगर की जाएगी बाय द गवर्नमेंट तो ऐसे में 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाए। प्रोवाइडेड दैट no deduction shall be made under this section where such payment is made in respect of any award or agreement which has been exempted from levy of income tax under section 96 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। तो एक एक्ट बनाया गया बेसिकली राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पेमेंट, अगर कोई अवार्ड जो एग्जम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स से,
अगर उसकी कोई पेमेंट की जाती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर कोई पेमेंट इस एक्ट के तहत कवर होती है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 96 है इस एक्ट का, वो बेसिकली सर्टेन ट्रांजैक्शंस को, सर्टेन अवार्ड्स को, एग्रीमेंट्स को एग्जम्प्ट करता है इनकम टैक्स के दायरे से। तो अगर आपकी कोई पेमेंट उस सेक्शन के तहत कवर होती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अदरवाइज 2,50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर की जाती है तो सेक्शन 194 LA के तहत उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है? तो एग्रीकल्चर लैंड ऑलरेडी बताई गई है, जो बेसिकली आपकी रूरल एरियाज में जो बेसिकली आपकी लैंड होती है जिस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है, तो वो जो है आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और उसको जो है बेसिकली कैपिटल एसेट के दायरे से भी बाहर किया गया है। तो उस केस में जो है कोई भी इनकम जो है अराइज नहीं होती है, तो इसलिए उस पर कोई भी टीडीएस की बात नहीं होगी। हाँ, अगर कोई भी ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड में कवर नहीं होती है, एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन से बाहर है, तो ऐसे में उस पर सेक्शन 194 LA एप्लीकेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है एनी लैंड, बिल्डिंग और बिल्डिंग बोथ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। If any land or building has been acquired by the government or other similar agency, tax shall be deducted at the rate of 10%, provided the amount paid or payable in cash or by issue of check, draft, any other mode to any resident is exceeding rupees 2,50,000 rupees for compensation or enhanced compensation. Enhanced consideration, no tax shall be deducted if एनी पेमेंट रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की गई है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। रीजन बीइंग एग्रीकल्चर लैंड जो है ऑलरेडी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखी गई है, तो ऐसे में कोई टीडीएस की भी बात नहीं की जाएगी। तो गवर्नमेंट है, उन्होंने मिस्टर एक्स की जो लैंड है वो एक्वायर की है, उसके लिए 25 लाख रुपीज का कंसिडरेशन मिस्टर एक्स को पे किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 2.5 लाख रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करने के बाद 22.5 लाख रुपीस की पेमेंट मिस्टर एक्स को कर दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 194M। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जो पेमेंट सेक्शन 194C, 194J और 194H, 194H में बेसिकली बात की गई टीडीएस ऑन कमीशन। तो कोई भी पेमेंट जो आप पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं और वो सेक्शन 194C, 194H और 194J में कवर नहीं की जाती, क्योंकि उन सेक्शंस के अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप कोई पेमेंट करेंगे तो वो उन सेक्शंस के अंदर कवर नहीं होंगी। तो अगर आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं आप टुवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विसेज, टुवर्ड्स टेक्निकल सर्विसेज, टुवर्ड्स कमीशन, टुवर्ड्स जो है पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट को आप पेमेंट कर रहे हैं, और अगर वो जो पेमेंट आप कर रहे हैं पूरे साल भर में एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो पेमेंट 194C, 194J, 194H में अगर कवर नहीं है तो 194M के तहत आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर पेमेंट है तो ही सेक्शन 194M एप्लीकेबल होगा। अगर 50 लाख रुपए से कम की पेमेंट है तो 194M एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनवेडेड फैमिली, तो सेक्शन 194M तभी एप्लीकेबल होगा जब पेयर जो है, जो पेमेंट करने वाला है, वो क्या है? या तो एक इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ। अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे? इंडिविजुअल और एचयूएफ को तभी इंक्लूड किया जाता था जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है इन केस ऑफ प्रोफेशन। लेकिन यहां पर कहा गया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही ये सेक्शन जो है 194M एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब
पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था कोई पर्सनल पर्पज होता ही नहीं, तो इसलिए वहां पर कौन से सेक्शन अप्लाई हो जाते हैं, 194C, 194J, 194H। तो यहां पर 194M की बात नहीं होती इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन केस ऑफ एओपी बीओआई। तो इसलिए यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही कवर किया गया है। other than those who are required to deduct income tax as per the provision of section 194C, 194H, 194J। अगर कोई पेमेंट 194C में कवर हो गई, 194J में कवर हो गई, 194H में कवर हो गई, तो वहां पर 194M एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो आप क्या चेक करेंगे कि क्या वहां पर सेक्शन 194C अप्लाई होता है, क्या वहां पर 194J अप्लाई होता है, क्या वहां पर 194H अप्लाई होता है। अगर ये तीनों ही सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहे तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या सेक्शन 194M अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग any sum to any resident for carrying out any work, including supply of labor for carrying out any work in pursuance of a contract by way of commission, brokerage, or by way of fees for professional services during the financial year shall, at the time of credit of such sum or at the time of payment, whichever is earlier, deduct an amount equal to 5% of such sum as income tax। तो अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ पेमेंट कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी एजेंट को, किसी प्रोफेशनल को, और वो जो पेमेंट है सेक्शन 194C, 194H, 194J में कवर नहीं होती है, तो उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय सच इंडिविजुअल, बाय सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लिमिट बताई गई, provided that no such deduction under this section shall be made if such sum, or as the case may be, aggregate of such sum credited or paid to a resident during the financial year does not exceed 50 lakh rupees। अगर ये जो अमाउंट है 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई पेमेंट जो है वो 194C में कवर नहीं होती है, 194H में कवर नहीं होती है, 194J में कवर नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, 194M को चेक करेंगे। और अगर जो पेमेंट है पूरे साल भर में 50 लाख रुपए और लेस, 50 लाख रुपया उससे कम है, तो 194M भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर मोर देन 50 लाख रुपीज है तो ऐसे में सेक्शन 194M अप्लाई हो जाएगा और टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस सेक्शन में जो बात की गई है वो बात की गई है पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू एन एजेंट, पेमेंट टू ए प्रोफेशनल, तभी सेक्शन 194M अट्रैक्ट होगा। The provision of section 203A shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provision of that section। तो कहा गया सेक्शन 203A अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल, ये जो एचयूएफ है जिसको सेक्शन 194M के तहत बेसिकली टीडीएस डिडक्ट करना पड़ रहा है, वो कोई 10 नंबर जो है ऑब्टेन नहीं करेगा। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा उसको क्या लेना होगा, 10 नंबर लेना होगा। लेकिन सेक्शन 194M के तहत बताया गया कोई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, स्पेशल केस है, तो यहां पर हम देखेंगे कि चालान कम रिटर्न जो है बेसिकली फाइल की जाएगी बाय द इंडिविजुअल, बाय द एचयूएफ, अगर सेक्शन 194M के तहत टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो टीडीएस के अंदर हम देखेंगे बेसिकली 3 स्पेसिफिक सेक्शन है। 194IA जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहां पर
बेसिकली फॉर्म 26Q बी फाइल करना होता है। फिर हम देखेंगे 194I बी, जो बात करता है सर्टेन केसेस में रेंट के रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट करने की, वहां पर फॉर्म फाइल किया जाएगा 26QC। और अगर मैं बात करूं 194M की, तो हम देखेंगे फॉर्म 26QD जो है बेसिकली फाइल किया जाएगा इन केस ऑफ 194M, जो कि बेसिकली क्या है, चालान कम स्टेटमेंट। और इस केस में हम देखेंगे हमें 10 नंबर की जरूरत नहीं होगी, हम 10 नंबर के बेस पर बेसिकली जो है टीडीएस डिपॉजिट करेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे। तो हम देखेंगे इन केस ऑफ जो है 194IA, 194IB और 194M, इन सेक्शंस के तहत अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो वहां पर कोई 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। जो है विद द हेल्प ऑफ पेन जो है हम चालान की पेमेंट भी कर पाएंगे, टीडीएस डिपॉजिट भी करा पाएंगे और जो है रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। बेसिकली एक ही फॉर्म के जरिए हम चालान भी पे करेंगे और रिटर्न भी फाइल करेंगे। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि यहां पर सेक्शन 203A के प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली 203A के अंदर बताया गया है 24Q, 26Q, 27Q और स्पेशल केसेस में ये जो तीनों ही फॉर्म्स जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन बताई गई है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई है 194C के तहत, वही डेफिनेशन यहां पर भी अप्लाई होगी। कमीशन और ब्रोकरेज के रिगार्डिंग बताया गया सेक्शन 194H में जो डेफिनेशन बताई गई है वही डेफिनेशन यहां पर भी अप्लाई होगी। प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग 194J में जो डेफिनेशन बताई गई है वो डेफिनेशन यहां पर भी अप्लाई होगी। और वर्क्स के रिगार्डिंग जो सेक्शन 194C में डेफिनेशन बताई गई है वो आपकी यहां पर भी अप्लाई होगी। बस सीधी सी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि जनरली आप देखोगे पर्सनल पर्पजेस के केस में जो है सेक्शन 194C, 194J, 194H अप्लाई नहीं हो पाते। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है कि जो टर्नओवर है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए से कम है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से कम है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो भी सेक्शन 194C, 194H, 194J अप्लाई नहीं हो पाते। इन दोनों ही सिचुएशन में या तो पर्सनल पर्पसेस या जो टर्नओवर है वो लिमिट से कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर पेमेंट करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या 194M अप्लाई होता है या नहीं। और 194M तभी अप्लाई होगा जब एक व्यक्ति को एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर पेमेंट की जाएगी। अगर मान लीजिए ये जो इंडिविजुअल है ये अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जा रही है 40 लाख रुपीस की, तो ऐसे में 194M अप्लाई नहीं होगा। और मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को 40 लाख रुपए की पेमेंट के बाद 20 लाख रुपए की और पेमेंट कर दी गई सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो 194M यहां पर अप्लाई हो जाएगा और टीडीएस जो है 60 लाख रुपीस की अमाउंट पर डिडक्ट किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक साल के अंदर एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर पेमेंट होगी तो ही सेक्शन 194M अप्लाई होगा। और जो पेमेंट होनी चाहिए वो टू ए कॉन्ट्रैक्टर होनी चाहिए या फिर टू ए प्रोफेशनल होनी चाहिए या फिर टू एन एजेंट होनी चाहिए फॉर कमीशन। अगर इनके अलावा और कोई पेमेंट है तो वो भी सेक्शन 194M में कवर नहीं है।